ठीक है। ओके, फर्स्ट जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मॉलरिटी। देखिए बेटा, टेक्निकली अगर हम देखें तो मॉलरिटी में स्ट्रेंथ और या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के लिए जो हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो सॉल्यूट होता है वो नॉर्मली ग्राम फॉर्म में यानी मास फॉर्म में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए उसके वॉल्यूम की बात है। ठीक है, तो डेफिनेशन के मुताबिक इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of या 1 decimeter cube of a solution. It is denoted by capital M. यानी आपके पास 1 लीटर सॉल्वेंट हो, ठीक है, और उसमें 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए। अब यहां पर हमें चैप्टर 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा और हमें याद करना पड़ेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ। तो हमने उसमें पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक नंबर या किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के इक्विवेलेंट अगर क्वांटिटी ग्राम में ली जाती है तो वो क्वांटिटी ऑफ ग्राम 1 मोल। जैसे एलिमेंट में ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अगर मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं तो साइंटिफिकली मैं कह सकता हूं कि आई हैव अ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह बेटा कंपाउंड्स में अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है? इफ आई टेक 18 ग्राम ऑफ वाटर, अगर मैं 18 ग्राम वाटर लेता हूं तो दैट मींस आई हैव 1 मोल ऑफ। ठीक है बेटा, सो इस तरह वो ये कह रहे हैं मॉलरिटी को डिफाइन करने के लिए कि अगर आप 1 मोल किसी भी सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ या मॉलरिटी क्या होती है। जीत किताब ने ये कहा कि अगर आपका जो 1 मोल है, अगर सॉल्यूट का जैसे सोडियम क्लोराइड का 58.5, इसका हाफ कितना होगा? 29.25। अगर आप 29.25 ग्राम क्या लेते हो? सॉल्यूट लेते हो और उसे 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके 1 लीटर सॉल्यूशन क्या करते हो? प्रिपेयर करते हो, तो उसकी मॉलरिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 0.5, क्योंकि आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी 1 मोल को रिड्यूस करके हाफ कर। अब चूंकि हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, इस वजह से मॉलरिटी का एक फार्मूला जो है वो डिस्कस किया जाता है कि जो भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है उसे आप पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ जो है सॉल्यूशन जो है वो आप क्या रखिए? वो कहा गया कि आप उसे लीटर में रखिए या फिर डेसीमीटर क्यूब में ले। सो जितनी भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास 58.5 है, आप 10 ग्राम भी सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, 12 ग्राम सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हो, 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हो। तो जितने ग्राम आपके पास सॉल्यूट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे आप किसमें कन्वर्ट कर लीजिए? मोल्स में। अब वो 0.5, 0.25, 0.375 कुछ भी मोल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। चैप्टर 2 अगर आपके बैचों में है बेटा तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का एक कंप्लीट फॉर्मूला। तो हम उस फार्मूले को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात? अब आप पहले उसे मोल्स में कन्वर्ट कर लें और फिर मोल्स को जो भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन है यानी डिसॉल्व करने के बाद उसको आप लीटर या डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। अगर वो उसमें है तो वेल एंड गुड, एक दोनों को एक वैल्यू एक दूसरे पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर। अब इस नंबर ऑफ मोल का अगर मैं फार्मूला डिस्कस करूं तो इसका फार्मूला बनता है मास ऑफ सब्सटेंस। चैप्टर 2 में आप पढ़कर आएंगे
मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक स्लैश फॉर्मूला मास। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पर आ गई, इसका मतलब यूं हो गया कि नंबर ऑफ मोल को मैंने यहां से ऊपर से हटा लिया न्यूमरेटर से, उसे अलग से लिख लिया, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर स्लैश डेसीमीटर। सो न्यूमेरिकली हम ये चीज देखते हैं बेटा, ठीक है, हम ये देखते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सॉल्यूट आपको जितने ग्राम दिया गया है उसके ऊपर रख के उसके अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास और कंपाउंड है तो फार्मूला मास पर डिवाइड करके उसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, और फिर उसको 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई सॉल्व करके आप मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर। मोलैरिटी के बाद सेकंड वन थिंग जो है वो आपके पास है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी और मोलैरिटी में जो फर्क है बच्चों वो ये कि मोलैरिटी में सॉल्वेंट आपने किस फॉर्म में दिया था, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए आपने उसके वॉल्यूम की बात की थी लीटर या डेसीमीटर। मोलैरिटी में हम जो सॉल्वेंट लेते हैं उसे भी मास फॉर्म में लेते हैं यानी ग्राम। इस तरह मोलैरिटी में सिर्फ एक चीज मास ग्राम में था और वो सॉल्यूट था, लेकिन सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को किस फॉर्म में लेते हैं, दोनों को मास फॉर्म में लेते हैं यानी ग्राम। क्लियर होगी बात? सो मोलैरिटी और मोलैलिटी में टेक्निकल डिफरेंस जो है वो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन की मेजरमेंट, कि आपने किस फॉर्म में सॉल्वेंट को लेना, आपने उसको लीटर या डेसीमीटर क्यूब फॉर्म में लेना है, वॉल्यूम फॉर्म में लेना है, तो दैट मींस यू वांट टू बी कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। और अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट को किस में ले रहे हो, ग्राम्स में ले रहे हो, तो दैट मींस यू वांट टू बी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। ठीक है, अब किताब में यही वाला फार्मूला रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सिर्फ क्या आ जाएगा, नीचे किताब क्या कर रही है फार्मूले में जो चेंज आपके साथ डिस्कस कर रही है वो डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई इशू नहीं? ठीक है, अब वही बात कि नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा बेटा तो वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एलिमेंट होगा एटॉमिक और कंपाउंड होगा तो आप क्या लोगे, फार्मूला इनटू 1 ओवर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूट। अगर आप गौर करें बेटा तो दोनों फार्मूलों में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइड में दिखाई दे रहा है कि जब आप मोलैरिटी मालूम कर रहे होते हैं तो आप सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम फॉर्म में या सॉल्वेंट वॉल्यूम फॉर्म में ले रहे हैं, और जब आप मोलैरिटी मालूम कर रहे हैं तो सॉल्वेंट आप किसमें ले रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब तीसरा और जो आखिरी ठीक है, तीसरा जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था वो है मोल फ्रिक्शन। अब मोल फ्रिक्शन में क्या है बेटा, उस पे स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को किसमें ले रहे हैं, मोल। तो अगर आप तीनों फार्मूलों को कंपैरिजन फॉर्म में देखें तो पहले फार्मूले में और दूसरे फार्मूले में डिफरेंस किसका आया, वॉल्यूम की मेजरमेंट का। एक में आप उसे वॉल्यूम फॉर्म में ले रहे हैं और एक में आप मास फॉर्म में।
और जब मोल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो मोल फ्रिक्शन में आप दोनों चीजों को, सॉल्यूट को भी और सॉलिवेंट को भी किस फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए जब हम मोल फ्रिक्शन के फार्मूले की बात करते हैं तो मोल फ्रिक्शन का जो फार्मूला है वो हमारे पास दिया गया है, moles of component divided by total number of moles making up solution. ठीक है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अब बेटा जब हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था और सबसे पहली जो चीज हमने इसमें समझी और सीखी थी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने कहा था द होमोजेनेसिस मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यहां पर मैंने आपको क्लियर किया था बेटा कि सॉल्यूशन दैट इज द कंपोजिशन ऑफ टू और मोर, यानी दो चीजें कम से कम आपस में मिलाई जाएंगी तो मिक्सचर बनेगा। फिर हमने आगे चला तो हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। इसलिए मोल्स ऑफ कंपोनेंट का मतलब है कि मोल ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी आप किसमें लेते हैं, मोल्स फॉर्म में लेते हैं, इसलिए डिवाइड किस पे किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर मेकिंग अ सॉल्यूशन, यानी दोनों को सम करके टोटल जो आपके मोल्स बनते हैं उन पर आप इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्लियर है, यहाँ इशू नहीं। सो मोल ऑफ कंपोनेंट में सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया। ठीक है, अब किताब में दो एप्लीकेशन इस्तेमाल की कि अगर आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे तो उसे आप Na से शो करें, और सेकंड जो है मोल्स ऑफ क्या होंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, N into A मोल ऑफ सॉल्यूट और N into B क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, सो इसको टेक्निकली अगर हम फार्मूला बनाएं तो अगर मुझे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन मोल का मुझे मालूम करना है, मोल फ्रैक्शन, तो मुझे क्या करना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं। ठीक है, और फिर सम के लिए दोनों मोल्स की जो क्वांटिटीज है उन्हें आपस में क्या कर देना होगा। दिलचस्प बात यह है बेटा कि मोल फ्रैक्शंस के जो न्यूमेरिकल है वो आप जब सॉल्व करते हैं तो उसी वक्त आप उनके आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपने दुरुस्त किया या दुरुस्त नहीं। वो इस तरह के जो मोल फ्रैक्शंस सॉल्यूट के और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप कैलकुलेट करेंगे, आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 1 या कम से कम 0.99 आपका आंसर। ठीक है, यानी इसका आंसर प्लस दूसरी अगर बात करूं तो मोल ऑफ सॉल्वेंट को भी इसी फार्मूले के तहत आप उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो दोनों आंसर आपके निकलेंगे बेटा, इन दोनों आंसर को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो अगर इनको ऐड करने के बाद आपका आंसर 1 या 0.99 आ जाता है तो दैट मींस आपके न्यूमेरिकल सही से बन गए। सो आज की क्लास में हमने 3 अहम जो है न्यूमेरिकल्स जिनके आते हैं उन तीनों को हमने डिस्कस किया। हमने बात की मोलैरिटी की, हमने बात की मोलैलिटी की, और इसके बाद हमने बात की जिसकी मोल फ्रैक्शन की हमने बात की। सो बेटा इन तीनों डेफिनेशन को आपने